रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री। ये कहानी डॉक्टर जॉन एच वॉटसन द्वारा वर्णित है। रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री। लंदन की सर्द रात थी और बेकर स्ट्रीट पर घना कोहरा छाया हुआ था। होम्स अपने अध्ययन कक्ष में अपनी पसंदीदा बैंगनी रंग की ड्रेसिंग गाउन पहने एक जटिल रासायनिक प्रयोग में व्यस्त थे। कमरे में तारकोल और कुछ अज्ञात अम्लों की तीखी गंध फैली हुई थी, जिसने मेरे फेफड़ों को परेशान कर दिया था। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपनी कुर्सी पर बैठा द टाइम्स पढ़ने की असफल कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार होम्स की ओर जा रहा था। वॉटसन, होम्स ने बिना मेरी ओर देखे कहा, आपकी भौहों की सिकुड़न बता रही है कि आप न केवल कोहरे से बल्कि मेरे प्रयोग की गंध से भी परेशान हैं। और आपके अखबार के पन्ने पलटने की गति से यह भी स्पष्ट है कि आप एक रोमांचक मामले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने अखबार नीचे रखा। होम्स, आप हमेशा की तरह सही हैं। यह कोहरा निराशाजनक है। और हां, मैं मानता हूं कि मेरा मन कुछ उत्तेजना चाहता है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे पास कोई ऐसा मामला नहीं आया है जो आपके दिमाग को चुनौती दे सके। होम्स ने एक परखंडी को सावधानी से उठाया, जिसमें एक गहरा नीला तरल था। चुनौती, मेरे प्रिय वॉटसन, हर जगह है। समस्या यह है कि लोग साधारण को असाधारण मान लेते हैं और असाधारण को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चिंता न करें, मुझे लगता है कि आज रात हमारी शांति भंग होने वाली है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीचे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। श्रीमती हडसन की धीमी आवाज आई और फिर एक भारी भरकम व्यक्ति की तेज आवाज, जो किसी बड़ी परेशानी में लग रहा था। कुछ ही क्षणों में हमारे कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा, चौड़ा व्यक्ति अंदर आया। वो एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी लग रहा था, जिसकी वर्दी कोहरे और बारिश से भीगी हुई थी। ये इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड थे, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह घबराहट और निराशा का मिश्रण था। होम्स, भगवान के लिए, आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेस्ट्रेड हाफ रहे थे। होम्स ने अपनी परखंडी को एक तरफ रखा और अपनी आईब्रो उठाई। लेस्ट्रेड, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? क्या किसी ने बकिंगम पैलेस से क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए हैं? या क्या आपने अंततः उस छोटे से चोर को पकड़ लिया है जो मेरी सिगरेट के बट चुराता है? लेस्ट्रेड ने अपना हैट जमीन पर फेंक दिया। ये मजाक का समय नहीं है, होम्स। ये असंभव है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। ये एक भूतिया काम है। भूतिया? होम्स की आंखों में एक नई चमक आई। बहुत खूब। अब आप मेरी रुचि जगा रहे हैं। कृपया विस्तार से बताएं। लेस्ट्रेड ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मामला शाही खजाने से जुड़ा है। आप जानते हैं, भारत के महाराजा रणजीत सिन्हा द्वारा महारानी को भेंट किया गया नूर-ए-जहां हीरा। हां, एक शानदार, हल्का गुलाबी हीरा, जिसका वजन लगभग 180 कैरेट है। यह अपनी अद्वितीय चमक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में लंदन के टॉवर से बर्मिंघम के एक गुप्त सरकारी वॉल्ट में स्थानांतरित किया जा रहा था। बिल्कुल सही। आज रात इसे विशेष सुरक्षा ट्रेन द्वारा ले जाया जा रहा था। ट्रेन लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से रात 10 बजे चली और उसे बर्मिंघम सुबह 4 बजे पहुंचना था। हीरे को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्टील के डिब्बे में रखा गया था, जिसे वॉल्ट ऑन व्हील्स कहा जाता था। लेस्ट्रेड ने अपनी आवाज धीमी की, जैसे कि दीवारों के भी कान हों। होम्स, वो डिब्बा पूरी तरह से सुरक्षित था। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक ही दरवाजा था, जिसे 2 अलग-अलग ताले लगे थे। एक ताले की चाबी कर्नल एडवर्ड्स के पास थी, जो स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं, और दूसरे की चाबी मिस्टर विलियम्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रतिनिधि के पास थी। और होम्स ने उत्सुकता से पूछा। और होम्स, जब ट्रेन मिडवे जंक्शन पर रुकी, तो कर्नल एडवर्ड्स और मिस्टर विलियम्स ने दरवाजा खोला। दोनों ताले अपनी जगह पर थे, सीलें बरकरार थी। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा, लेस्ट्रेड का चेहरा पीला पड़ गया। हीरा गायब था।
मैं चौंक गया। गायब? लेकिन दरवाजा बंद था। क्या कोई खिड़की थी? नहीं, डॉक्टर वॉटसन, मैंने कहा। वो एक स्टील का वॉल्ट था। कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं, यहां तक कि कोई छोटा छेद भी नहीं जिससे कोई चीज अंदर या बाहर जा सके। ये एक पूरी तरह से बंद स्टील का बक्सा था। होम्स ने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें अब पूरी तरह से केंद्रित थी। लेस्ट्रेड, मुझे विवरण चाहिए। डिब्बे में कौन था? कर्नल एडवर्ड्स और मिस्टर विलियम्स डिब्बे के बाहर संलग्न कंपार्टमेंट में बैठे थे। उनके अलावा डिब्बे के दोनों सिरों पर 2 सशस्त्र गार्ड तैनात थे। पूरी यात्रा के दौरान किसी को भी डिब्बे के पास जाने की अनुमति नहीं थी। और ट्रेन कब और कहाँ रुकी? ट्रेन विक्टोरिया से चली और सीधे मिडवे जंक्शन पर रुकी, जहां इंजन बदला जाना था। ये यात्रा का एकमात्र ठहराव था। तो हीरा विक्टोरिया स्टेशन और मिडवे जंक्शन के बीच कहीं गायब हुआ, होम्स ने कहा। और डिब्बा पूरी तरह से बंद था। सीलें बरकरार थी और कोई भी अंदर नहीं गया। हां, होम्स, यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि यह असंभव है। ये ऐसा है जैसे हीरा हवा में घुल गया। होम्स ने अपनी टोपी और ओवरकोट उठाया। वॉटसन, अपनी रिवॉल्वर ले लो। ये मामला हमारे लिए है। रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री। ये एक शानदार शीर्षक है, लेस्ट्रेड। आइए, हम इस असंभव को तर्कसंगत बनाते हैं। हम तुरंत लेस्ट्रेड के साथ स्कॉटलैंड यार्ड की एक विशेष गाड़ी में सवार होकर मिडवे जंक्शन की ओर निकल पड़े। कोहरे के कारण गाड़ी बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन होम्स का दिमाग पूरी गति से दौड़ रहा था। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला भौतिकी का है, अपराध का नहीं। हमें यह नहीं पूछना है कि किसने चुराया, बल्कि यह पूछना है कि कैसे चुराया गया। जब कोई चीज एक बंद डिब्बे से गायब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि या तो डिब्बा बंद नहीं था, या वह चीज वास्तव में डिब्बे से बाहर नहीं गई। लेकिन लेस्ट्रेड ने कहा कि सीलें बरकरार थी। हां, और लेस्ट्रेड एक ईमानदार अधिकारी है, लेकिन उनकी आंखें तर्क से धोखा खा सकती है। हमें डिब्बे का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। हमें ट्रेन की गति, कंपन, हवा का दबाव और यहां तक कि ट्रेन के पहियों की आवाज पर भी ध्यान देना होगा। हम मिडवे जंक्शन पहुंचे। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन एक विशेष प्लेटफॉर्म को पुलिस ने घेर रखा था। वॉल्ट ऑन व्हील्स डिब्बा, एक अकेला, काला, स्टील का राक्षस, ट्रैक पर खड़ा था। होम्स ने डिब्बे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। यह वास्तव में एक अभेद्य किला लग रहा था। दरवाजे पर 2 भारी ताले लगे थे और दरवाजे के फ्रेम पर मोम की सरकारी सीलें लगी थी, जो पूरी तरह से बरकरार थी। लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा, क्या आप मुझे डिब्बे के अंदर जाने की अनुमति देंगे? जरूर, होम्स, लेकिन सावधान रहें, अंदर कुछ भी नहीं है। कर्नल एडवर्ड्स और मिस्टर विलियम्स दोनों थके हुए और परेशान दिख रहे थे। उन्होंने ताले खोले। दरवाजा खुलते ही अंदर की हवा में एक अजीब सी हल्की धातु की गंध आई। डिब्बे के अंदर का दृश्य निराशाजनक था। ये एक छोटा स्टील का कमरा था। बीच में एक भारी मेज थी, जिस पर हीरा रखने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया मखमली बक्सा रखा था। बक्सा खुला था और अंदर का मखमल खाली था। होम्स ने तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर जमीन का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा आवर्धक लेंस निकाला और जमीन पर रेंगने लगे। वॉटसन, प्रकाश। मुझे और प्रकाश चाहिए। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और होम्स ने जमीन के हर इंच को देखना शुरू कर दिया। हाँ, होम्स ने अचानक कहा, यहां कुछ है। उन्होंने जमीन से एक अत्यंत महीन, लगभग अदृश्य पाउडर उठाया। यह पाउडर चांदी जैसा चमक रहा था। यह क्या है, होम्स? मैंने पूछा। यह एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, वॉटसन। एक बहुत ही महीन, औद्योगिक पाउडर। लेकिन ये यहां क्यों है? होम्स ने अपनी उंगली से डिब्बे की छत को छुआ। और यहां भी, छत पर, दरवाजे के फ्रेम पर, और यहां
मेज के नीचे भी। लेस्ट्रेड ने कहा, होम्स, ये शायद ट्रेन के चलने से आई धूल होगी। नहीं, लेस्ट्रेड, ये धूल नहीं है। ये एक समान रूप से फैला हुआ है, जैसे किसी ने इसे छिड़का हो। और ये एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, जो हीरे की पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि चोर ने हीरे को यही पॉलिश किया? मैंने पूछा। होम्स ने तिरस्कार से मेरी ओर देखा। वॉटसन, क्या आपको लगता है कि कोई चोर दुनिया के सबसे बड़े हीरे को चुराएगा और फिर उसे एक चलती ट्रेन के डिब्बे में पॉलिश करने बैठेगा? नहीं, ये पाउडर हमें चोरी के तरीके के बारे में कुछ बता रहा है। होम्स ने फिर डिब्बे की दीवारों को देखा। उन्होंने एक दीवार पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, वॉटसन, इस स्टील की दीवार को छूकर देखो। क्या ये पूरी तरह से चिकनी है? मैंने छुआ। हाँ, बिल्कुल चिकनी और ठंडी। लेकिन क्या आपको कोई असामान्य कंपन महसूस होता है? मैंने ध्यान से छुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला, जो एक माइक्रोस्कोप जैसा दिखता था, और उसे दीवार पर लगाया। वॉटसन, ये दीवार पूरी तरह से चिकनी नहीं है। यहां, इस बिंदु पर, जहां ये पाउडर सबसे अधिक केंद्रित है, वहां स्टील की संरचना में एक अत्यंत सूक्ष्म बदलाव है। ये बदलाव इतना छोटा है कि इसे नंगी आंख से देखना असंभव है। क्या ये कोई दरार है? नहीं, ये दरार नहीं है। ये ऐसा है जैसे स्टील को अत्यधिक गर्मी से गुजारा गया हो और फिर उसे तुरंत ठंडा कर दिया गया हो। ये एक वेल्डिंग का निशान हो सकता है, लेकिन ये इतना महीन है कि ये लगभग अदृश्य है। लेस्ट्रेड ने कहा, होम्स, क्या आप ये कह रहे हैं कि चोर ने दीवार में एक छेद किया, हीरा चुराया और फिर छेद को पूरी तरह से वेल्ड कर दिया, बिना किसी को पता चले? हाँ, लेस्ट्रेड, लेकिन ये साधारण वेल्डिंग नहीं है। ये अत्यधिक उन्नत तकनीक है, जो विक्टोरियन युग के लिए असंभव लगती है। होम्स ने फिर से डिब्बे के बाहर जाकर ट्रेन के पहियों का निरीक्षण किया। उन्होंने एक पहिए के किनारे पर एक छोटा सा निशान देखा। वॉटसन, यहां देखो, ये निशान। ये टायर के रबर का निशान नहीं है। ये धातु का निशान है, जो बहुत तेजी से रगड़ा गया है। क्या ये किसी और ट्रेन का निशान हो सकता है? नहीं, ये निशान ताजा है और ये केवल एक पहिए पर है। ये हमें बताता है कि चोर ने ट्रेन के बाहर से कुछ किया। होम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक असाधारण चमक थी। वॉटसन, मुझे लगता है कि मैंने अदृश्य यात्री को पकड़ लिया है। ये कोई भूत नहीं है, बल्कि विज्ञान है। तो क्या है, होम्स? ये ध्वनि है, वॉटसन। अल्ट्रासोनिक ध्वनि। मैंने उन्हें घूर कर देखा। ध्वनि? आप क्या कह रहे हैं? सोचो, वॉटसन। चोर को डिब्बे में घुसने के लिए स्टील को काटना था। स्टील को काटने के लिए शोर होता है, लेकिन लेस्ट्रेड ने कहा कि किसी ने कोई शोर नहीं सुना। हां, यह सच है, लेकिन अगर चोर ने अल्ट्रासोनिक ध्वनि का इस्तेमाल किया हो, ऐसी ध्वनि जो मानव कान सुन नहीं सकता, लेकिन जो स्टील को काट सकती है, क्या यह संभव है? हां, निकोलस टेस्ला ने हाल ही में अल्ट्रासोनिक कंपन पर काम किया है। यह एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है, लेकिन यह असंभव नहीं है। होम्स ने लेस्ट्रेड की ओर मुड़कर कहा, लेस्ट्रेड, हमें डॉक्टर क्रूज को ढूंढना होगा। डॉक्टर क्रूज? वो कौन है? वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, जो ध्वनि और कंपन पर काम करता है। वो सर चार्ल्स ब्यूमोंट का पूर्व सहयोगी था और वो नूर-ए-जहां हीरे के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन वो क्यों चुराएगा? प्रतिशोध, वॉटसन। हमेशा प्रतिशोध। सर चार्ल्स ने उसे धोखा दिया था और अब वो बदला ले रहा है। होम्स ने अपनी टोपी पहनी। वॉटसन, हमें तुरंत डॉक्टर क्रूज की प्रयोगशाला की ओर चलना होगा। मुझे लगता है कि अदृश्य यात्री अब दृश्य होने वाला है। हम तुरंत लेस्ट्रेड के साथ डॉक्टर क्रूज की प्रयोगशाला की ओर निकल पड़े। ये प्रयोगशाला लंदन के एक सुनसान इलाके में थी, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे, तो प्रयोगशाला का दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य अराजक था। मेज पर अजीबोगरीब उपकरण, तारें
और परखनली बिखरी हुई थी। होम्स ने तुरंत जमीन का निरीक्षण किया। वॉटसन, यहां देखो, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का पाउडर। ये वही पाउडर है जो हमें ट्रेन के डिब्बे में मिला था। तो डॉक्टर क्रूसी चोर है? हां, लेकिन उसने हीरा कहाँ छिपाया? होम्स ने कमरे के चारों ओर देखा। उनकी आंखें एक बड़े पुराने पियानो पर टिकी। वॉटसन, पियानो को खोलो। मैंने पियानो खोला। अंदर चाबियों के नीचे एक छोटा मखमली बक्सा रखा था। होम्स ने बक्सा उठाया और उसे खोला। अंदर नूर-ए-जहां हीरा चमक रहा था। आहा, अदृश्य यात्री अब दृश्य हो गया है। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई। तुम बहुत देर से आए, होम्स। ये डॉक्टर क्रूस थे। वो एक लंबा, पतला व्यक्ति थे जिनकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। डॉक्टर क्रूस, होम्स ने कहा, आपका अल्ट्रासोनिक कंपन का सिद्धांत शानदार था। आपने ध्वनि का इस्तेमाल करके स्टील को काटा और फिर उसे वेल्ड कर दिया, बिना किसी को पता चले। हां, मैंने निकोलस टेस्ला के काम को पूर्णता दी। मैंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है, जो स्टील को काट सकता है। लेकिन आपने हीरा क्यों चुराया? प्रतिशोध, होम्स। सर चार्ल्स ब्यूमोंट ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मेरे सिद्धांत को चुराया और मुझे गरीबी में छोड़ दिया। अब मैं बदला ले रहा हूं। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिशोध एक शक्तिशाली प्रेरणा है, डॉक्टर क्रूस, लेकिन यह तर्क को अंधा कर देता है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने हीरा चुराया, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती की। क्या? तुमने एल्यूमीनियम ऑक्साइड का पाउडर छोड़ दिया। यह पाउडर हीरे की पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है और यह हमें बताता है कि तुमने हीरे को पॉलिश किया। हां, मैंने उसे और चमकीला बनाया। नहीं, डॉक्टर क्रूस, तुमने उसे नष्ट कर दिया। डॉक्टर क्रूस चौंक गए। क्या? होम्स ने हीरा उठाया और उसे प्रकाश में दिखाया। वॉटसन, देखो, ये हीरा गुलाबी नहीं है, ये सफेद है। क्या? हां, नूर-ए-जहां हीरा गुलाबी था। ये हीरा सफेद है। तुमने असली हीरा नहीं चुराया, डॉक्टर क्रूस। तुमने नकली हीरा चुराया। डॉक्टर क्रूस का चेहरा पीला पड़ गया। ये असंभव है। नहीं, डॉक्टर क्रूस, ये तर्क है। सर चार्ल्स ब्यूमोंट ने असली हीरा पहले ही बदल दिया था। उन्होंने तुम्हें नकली हीरा चुराने दिया ताकि तुम पकड़े जाओ। लेकिन क्यों? प्रतिशोध, डॉक्टर क्रूस। सर चार्ल्स ब्यूमोंट ने तुम्हें धोखा दिया था और अब वो बदला ले रहा था। होम्स ने लेस्ट्रेड की ओर मुड़कर कहा, लेस्ट्रेड, डॉक्टर क्रूस को गिरफ्तार कर लो। और असली हीरा? वो सर चार्ल्स ब्यूमोंट के पास है, लेकिन वो मर चुके हैं। हां, लेकिन उनका प्रतिशोध अभी भी जीवित है। होम्स ने अपनी टोपी पहनी। वॉटसन, हमें सर चार्ल्स ब्यूमोंट के घर वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि असली हीरा वही कहीं छिपा है। हम तुरंत सर चार्ल्स ब्यूमोंट के घर वापस गए। होम्स ने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। होम्स, आप निश्चित है कि हीरा यही है? हां, वॉटसन, सर चार्ल्स ब्यूमोंट ने हीरा कहीं नहीं भेजा। उन्होंने उसे छिपाया। होम्स ने फिर से पियानो को देखा। वॉटसन, पियानो को खोलो। मैंने पियानो खोला। होम्स ने चाबियों के नीचे देखा। आहा, यहां कुछ है। होम्स ने पियानो की एक चाबी को उठाया। चाबी के नीचे एक छोटा सा छेद था। होम्स ने छेद में अपनी उंगली डाली और एक छोटा सा बक्सा निकाला। बक्सा खोला गया और अंदर नूर-ए-जहां हीरा गुलाबी चमक रहा था। आहा, असली हीरा, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉटसन, सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। ये मामला, जिसे अखबारों ने रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का नाम दिया, यही समाप्त हो सकता था। हीरा मिल गया था, चोर पकड़ा गया था और स्कॉटलैंड यार्ड अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन होम्स के लिए यह मामला अभी शुरू हुआ था। उनकी तेज आंखें एक गहरी और अधिक जटिल पहेली देख रही थी।
जो सिर्फ एक हीरे की चोरी से कहीं बढ़कर थी। अगली सुबह हम 221 बी बेकर स्ट्रीट पर अपने नाश्ते की मेज पर बैठे थे। होम्स ने द डेली टेलीग्राफ उठाया और ऊंची आवाज में पढ़ा, अदृश्य चोर पकड़ा गया। शर्लक होम्स ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वॉटसन, ये पत्रकारिता नहीं, चापलूसी है। वे कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। और वो क्या है, होम्स? मैंने पूछा, जबकि मैं अपने टोस्ट पर मक्खन लगा रहा था। सवाल, मेरे प्रिय वॉटसन। हमेशा सवाल। पहला सवाल, सर चार्ल्स ब्यूमोंट, एक सम्मानित और धनी व्यक्ति जो अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने शाही खजाने से एक हीरा क्यों चुराया? दूसरा, उन्होंने डॉक्टर क्रूज को एक नकली हीरे की चोरी के लिए क्यों फंसाया, जबकि वो जानते थे कि क्रूज के पास अल्ट्रासोनिक तकनीक है जो असली हीरे को भी चुरा सकती थी? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, असली हीरा नूर-ए-जहां उनके पियानो में क्यों छिपा था, एक ऐसी जगह जहां उसे आसानी से खोजा जा सकता था? मैंने कहा, शायद वो इसे बाद में बेचने की योजना बना रहे थे। होम्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वॉटसन, सर चार्ल्स को पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो एक मूर्ख नहीं थे। वो जानते थे कि इस हीरे को बेचना असंभव है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मकसद था, एक ऐसा मकसद जो उनकी मृत्यु के बाद भी पूरा हो रहा है। होम्स अपनी कुर्सी से उठे और अपनी रासायनिक मेज पर चले गए। उन्होंने एक छोटी सी शीशी उठाई जिसमें एक पारदर्शी तरल था। वॉटसन, जब हम सर चार्ल्स के घर पर थे तो मैंने उनके अध्ययन कक्ष से ये नमूना लिया था। ये उनके डेस्क पर रखे एक गिलास पानी का है। मैंने इसका विश्लेषण किया है। और आपको क्या मिला? इसमें डिजिटॉक्सिन की एक बहुत ही कम मात्रा है। ये एक शक्तिशाली हृदय विष है जो फॉक्सग्लोव पौधे से निकाला जाता है। अगर इसे नियमित रूप से कम मात्रा में दिया जाए तो ये धीरे धीरे हृदय को कमजोर कर देता है और अंततः मृत्यु का कारण बनता है, जो एक प्राकृतिक दिल के दौरे जैसा लगता है। मैं स्तब्ध रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि सर चार्ल्स को जहर दिया जा रहा था? हाँ, और मुझे संदेह है कि वह ये जानते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु को आते हुए देखा और उन्होंने अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने हीरे की चोरी का नाटक रचा ताकि वो अपने हत्यारे को बेनकाब कर सकें। लेकिन हत्यारा कौन हो सकता है? डॉक्टर क्रूज तो जेल में है। डॉक्टर क्रूज एक मोहरा थे, वॉटसन, एक प्रतिभाशाली लेकिन आसानी से हेरफेर किया जाने वाला मोहरा। असली खिलाड़ी अभी भी छाया में है। हमें सर चार्ल्स के जीवन की गहराई में उतरना होगा। उनके दोस्त, उनके दुश्मन, उनके व्यापारिक भागीदार, हमें हर किसी की जांच करनी होगी। अगले कुछ दिन गहन जांच में बीते। होम्स ने अपनी जासूसों की सेना बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स को काम पर लगा दिया। उन्होंने सर चार्ल्स के सभी सहयोगियों की जानकारी इकट्ठा की। मैंने सर चार्ल्स के डॉक्टर से संपर्क किया जिसने पुष्टि की कि पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे उम्र का तकाजा मान लिया था। होम्स ने सर चार्ल्स की वसीयत का भी अध्ययन किया। उनकी अधिकांश संपत्ति उनकी इकलौती भतीजी मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट को जानी थी, जो एक शांत और एकांत प्रिय महिला थी। लेकिन वसीयत में एक अजीब शर्त थी। सर चार्ल्स ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मृत्यु के एक महीने बाद उनके सभी व्यापारिक भागीदारों को उनके घर पर एक विशेष रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया जाए, जहां उनकी अंतिम इच्छा की घोषणा की जाएगी। ये दिलचस्प है, होम्स ने कहा, एक मरणोपरांत रात्रिभोज। ये सर चार्ल्स की शैली से मेल खाता है। वो हमेशा नाटकीय थे। हमें उस रात्रिभोज में उपस्थित होना होगा, वॉटसन। रात्रिभोज की रात आ गई। सर चार्ल्स का आलीशान घर मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी उदासी और तनाव था। मेहमानों में लंदन के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग शामिल थे। लॉर्ड हैरिंगटन, एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, सर जेम्स क्लिफोर्ड, एक प्रसिद्ध बैंकर, और मिस्टर एडवर्ड ब्लैकमोर, एक रहस्यमयी उद्योगपति जिसके बारे में अफवाह थी
कि उसने अपना भाग्य हथियारों के व्यापार से बनाया है। सर चार्ल्स की भतीजी मिस एलिजाबेथ, एक सुंदर लेकिन उदास महिला, ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, लेकिन एक अजीब सी ताकत भी थी। रात्रि भोज के बाद सर चार्ल्स के वकील मिस्टर थॉम्पसन ने एक लिफाफा खोला। देवियों और सज्जनों, उन्होंने कहा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक पहेली छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्ति का असली वारिस वही होगा जो इस पहेली को हल कर सकेगा। कमरे में एक फुसफुसाहट फैल गई। लॉर्ड हैरिंगटन ने गुस्से से कहा, यह बकवास है। चार्ल्स हमेशा से ही सनकी थे। मिस्टर थॉम्पसन ने एक छोटा सा कार्ड निकाला और पढ़ा, मैं वो हूं जो बोलता नहीं, फिर भी दुनिया को हिला देता हूं। मैं वो हूं जो चलता नहीं, फिर भी देशों को पार कर जाता हूं। मैं क्या हूं? मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। पहेली सरल लग रही थी, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। होम्स, जो एक कोने में चुपचाप खड़े थे, मुस्कुराए। इसका उत्तर शब्द है मिस्टर थॉम्पसन। एक लिखा हुआ शब्द। मिस्टर थॉम्पसन ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मिस्टर होम्स। और सर चार्ल्स ने एक शब्द छोड़ा है, एक ऐसा शब्द जो उनके हत्यारे को बेनकाब करेगा। उन्होंने एक और लिफाफा खोला और उसमें से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकाला। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा, कैडमियम। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैडमियम, ये एक दुर्लभ, भारी धातु है जो अपने चमकीले पीले रंग के लिए जानी जाती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी सर जेम्स क्लिफोर्ड, बैंकर, का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उठे और भागने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने पहले ही दरवाजा रोक लिया था। कहीं नहीं जा रहे हैं, सर जेम्स, होम्स ने शांति से कहा। खेल खत्म हो गया है। लेस्ट्रेड, जो पास के एक कमरे में इंतजार कर रहे थे, अंदर आए और सर जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। बाद में बेकर स्ट्रीट पर वापस होम्स ने मुझे पूरी कहानी समझाई। ये एक शानदार योजना थी, वॉटसन। सर चार्ल्स जानते थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक जाल बिछाया। उन्होंने हीरे की चोरी का नाटक रचा ताकि वो मुझ तक पहुंच सकें। वो जानते थे कि मैं इस मामले को सुलझा लूंगा और ये मुझे उनके हत्यारे तक ले जाएगा। लेकिन कैडमियम का क्या मतलब था? मैंने पूछा। कैडमियम, मेरे प्रिय वॉटसन, एक बहुत ही दुर्लभ धातु है और इसका उपयोग एक विशेष प्रकार के अदृश्य स्याही बनाने में किया जाता है। यह स्याही केवल पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देती है। सर जेम्स क्लिफोर्ड, जो एक शौकिया रसायनज्ञ भी थे, इस स्याही का इस्तेमाल अपने गुप्त संदेशों के लिए करते थे। उन्होंने सर चार्ल्स के साथ अपने व्यापारिक सौदों में धोखाधड़ी की थी, और जब सर चार्ल्स को इसका पता चला तो उन्होंने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। तो डिजिटॉक्सिन, सर जेम्स ने धीरे धीरे सर चार्ल्स को जहर दिया ताकि उनकी मृत्यु प्राकृतिक लगे। लेकिन सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से पहले सर जेम्स के डेस्क से अदृश्य स्याही का एक नमूना चुरा लिया था। उन्होंने कैडमियम शब्द को एक कागज पर लिखा और उसे अपनी अंतिम इच्छा के रूप में छोड़ दिया, ये जानते हुए कि मैं इसका अर्थ समझ जाऊंगा। और हीरा, हीरा, वॉटसन, एक लाल हेरिंग था, एक शानदार, ध्यान भटकाने वाला लाल हेरिंग। सर चार्ल्स ने उसे चुराया और डॉक्टर क्रूज को फंसाया ताकि पुलिस और दुनिया का ध्यान असली अपराध से हट जाए। उन्होंने हीरे को अपने पियानो में छिपाया, एक ऐसी जगह जहां वह जानते थे कि मैं उसे अंत तक खोज लूंगा और ये मुझे उनकी असली कहानी तक ले जाएगा। मैंने अपने दोस्त की ओर प्रशंसा से देखा। होम्स, आप वास्तव में एक कलाकार हैं। होम्स ने मुस्कुराते हुए अपनी पाइप सुलगाई। नहीं, वॉटसन, मैं एक वैज्ञानिक हूं। और ये मामला, मेरे प्रिय मित्र, विज्ञान की एक और जीत थी। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मामला समाप्त हो गया है, एक और मोड़ आया। अगली सुबह हमें एक तार मिला। यह मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट की ओर से था। मिस्टर होम्स, कृपया तुरंत आएं। एक और भयानक घटना हुई है।
हम तुरंत सर चार्ल्स के घर पहुंचे। मिस एलिजाबेथ हमें सीधे पुस्तकालय में ले गई। वहां फर्श पर मिस्टर एडवर्ड ब्लैकमोर, रहस्यमयी उद्योगपति, मृत पड़े थे। उनकी छाती में एक खंजर घुसा हुआ था। लेस्ट्रेड पहले से ही वहां थे और वो पूरी तरह से हैरान थे। होम्स, ये क्या हो रहा है? पहले सर चार्ल्स, फिर सर जेम्स का पर्दाफाश, और अब ये। क्या ये कोई अभिशाप है? होम्स ने शव का निरीक्षण किया। नहीं, लेस्ट्रेड, ये कोई अभिशाप नहीं है। ये एक श्रृंखला है, एक ऐसी श्रृंखला जो अभी तक टूटी नहीं है। होम्स ने खंजर को ध्यान से देखा। ये एक अनोखा पूर्वी डिजाइन का खंजर था, जिसकी मूठ पर एक सांप का निशान बना हुआ था। ये खंजर भारत का है, वॉटसन। और ये निशान, ये ठगी पंथ का निशान है, जो भारत में यात्रियों की गला घोंट कर हत्या करने के लिए कुख्यात थे। ठगी? लेकिन वे तो दशकों पहले खत्म हो गए थे। हां, आधिकारिक तौर पर। लेकिन उनके वंशज अभी भी जीवित हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि मिस्टर ब्लैकमोर का अतीत उन्हें पकड़ने के लिए वापस आ गया है। होम्स ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्लैकमोर की जेब से एक छोटा चमड़े का बटुआ निकाला। बटुए के अंदर कुछ बैंक नोटों के अलावा एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा था। नक्शा भारत के एक दूर दराज के इलाके का था, और उस पर एक जगह को लाल स्याही से चिह्नित किया गया था। वॉटसन, ये नक्शा हमें बताएगा कि मिस्टर ब्लैकमोर की हत्या क्यों हुई। हमें इस नक्शे के रहस्य को सुलझाना होगा। अगले कुछ दिन होम्स ने नक्शे का अध्ययन किया। उन्होंने भारत के भूगोल, इतिहास और स्थानीय किंवदंतियों पर अनगिनत किताबें पढ़ी। अंत में एक रात उन्होंने विजय के एक नारे के साथ अपनी कुर्सी से छलांग लगा दी। मिल गया, वॉटसन, मुझे मिल गया। ये नक्शा सूर्य के मंदिर का है, जो एक प्राचीन खोया हुआ मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अकूत खजाना छिपा है। तो ब्लैकमोर खजाने की तलाश में थे? हां, और मुझे लगता है कि वो अकेले नहीं थे। सर चार्ल्स ब्यूमोंट, लॉर्ड हैरिंगटन और सर जेम्स क्लिफोर्ड, वे सभी इस खजाने की तलाश में थे। उन्होंने भारत में एक साथ सेवा की थी, और वहीं उन्हें इस मंदिर के बारे में पता चला था। तो ये सब खजाने के लिए था? हां, वॉटसन, लालच। हमेशा की तरह लालच ही सभी बुराई की जड़ है। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, और अब वे एक एक करके मर रहे हैं। लेकिन हत्यारा कौन है? क्या ये कोई ठगी है? नहीं, वॉटसन, हत्यारा कोई ठगी नहीं है। हत्यारा इनमें से ही एक है, एक ऐसा व्यक्ति जो खजाने को अपने लिए चाहता है। होम्स ने अपनी टोपी उठाई। वॉटसन, हमें लॉर्ड हैरिंगटन से बात करनी होगी। वो इस पहेली का अंतिम टुकड़ा है। हम लॉर्ड हैरिंगटन के भव्य घर पहुंचे। वो एक बूढ़े, कमजोर व्यक्ति लग रहे थे, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चालाक चमक थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आप अंततः मेरे पास आएंगे। तो आप जानते थे, लॉर्ड हैरिंगटन? होम्स ने कहा, आप जानते थे कि आपके साथी एक एक करके मर रहे हैं। हां, हम सभी ने एक सौदा किया था, मिस्टर होम्स। हमने खजाने को बराबर बांटने का वादा किया था, लेकिन लालच ने हम सभी को अंधा कर दिया, और अब आप अकेले बचे हैं, होम्स ने कहा, और हत्यारा आपके पीछे है। लॉर्ड हैरिंगटन मुस्कुराए, एक उदास, थकी हुई मुस्कान। नहीं, मिस्टर होम्स, हत्यारा मेरे पीछे नहीं है, हत्यारा मैं हूं। मैं और लेस्ट्रेड दोनों चौंक गए। लॉर्ड हैरिंगटन, एक कमजोर, बूढ़ा आदमी, एक हत्यारा? लेकिन कैसे? मैंने पूछा। आप तो चल भी नहीं सकते। लॉर्ड हैरिंगटन ने अपनी व्हीलचेयर के किनारे एक छोटा सा बटन दबाया। व्हीलचेयर की सीट के नीचे से एक पतला, स्टील का ब्लेड निकला। ये व्हीलचेयर, मिस्टर होम्स, एक हथियार है। मैंने इसे खुद डिजाइन किया है। मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी तेज है। तो आपने ब्लैकमोर को मारा? होम्स ने पूछा। हां,
और मैंने सर जेम्स को भी मारने की योजना बनाई थी, लेकिन आपने उसे पहले ही पकड़ लिया। और सर चार्ल्स, वो खुद ही मर गया। मेरे जहर के लिए धन्यवाद। तो आप ही थे जो सर चार्ल्स को जहर दे रहे थे? हां, मैं खजाने को अपने लिए चाहता था, मिस्टर होम्स। मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। लॉर्ड हैरिंगटन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली। और अब, मिस्टर होम्स, मुझे आपको भी खत्म करना होगा। आप बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाते, एक और गोली चली। लॉर्ड हैरिंगटन अपनी व्हीलचेयर से गिर पड़े। उनकी छाती से खून बह रहा था। हम सभी ने उस दिशा में देखा जहां से गोली चली थी। दरवाजे पर मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट खड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल थी, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। वो मेरे चाचा का हत्यारा था। उसने शांति से कहा, मैंने केवल न्याय किया है। होम्स ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा और दुख का मिश्रण था। मिस ब्यूमोंट, उन्होंने कहा, आपने जो किया वो कानून की नजर में गलत हो सकता है, लेकिन ये नैतिक रूप से सही था। ये मामला, जो एक साधारण हीरे की चोरी से शुरू हुआ था, लालच, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक जटिल और दुखद कहानी में बदल गया था। इसने मुझे एक बार फिर सिखाया कि मानवीय भावनाएं कितनी शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकती है। और शर्लक होम्स, हमेशा की तरह, तर्क और विज्ञान के अपने अटूट विश्वास के साथ अंधेरे में प्रकाश लाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने न केवल एक, बल्कि 3 हत्याओं के रहस्य को सुलझाया और एक खोए हुए खजाने की कहानी को उजागर किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक निर्दोष महिला को न्याय दिलाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई, चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, हमेशा सामने आती है। मामला बंद हो गया था, लेकिन इसकी यादें मेरे दिमाग में हमेशा ताजा रहेंगी। रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री वास्तव में एक ऐसा मामला था जिसने हम सभी को हिलाकर रख दिया था और जिसने शर्लक होम्स की किंवदंती को और भी मजबूत बना दिया था। लंदन की धुंध छन चुकी थी, लेकिन बेकर स्ट्रीट के हमारे कमरे में एक अलग तरह का कोहरा छाया हुआ था। अनसुलझे सवालों और नैतिक दुविधाओं का कोहरा। लॉर्ड हैरिंगटन की मृत्यु और मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट के चौंकाने वाले कबूलनामे ने मामले को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां कानून और न्याय की सीमाएं धुंधली हो गई थी। लेस्ट्रेड, जो हमेशा कानून की किताब के अनुसार चलते थे, एक अजीब सी स्थिति में थे। होम्स, मैं क्या करूं? मिस ब्यूमोंट ने हत्या की है, यह स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने एक हत्यारे को मारा जिसने खुद 3 हत्याएं की थी। जनता उन्हें एक नायिका के रूप में देखेगी, एक खलनायिका के रूप में नहीं। होम्स, जो अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की हलचल देख रहे थे, धीरे से मुड़े। लेस्ट्रेड, कानून हमेशा न्याय का पर्याय नहीं होता। कभी कभी न्याय को अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मिस ब्यूमोंट ने जो किया, वो हताशा में उठाया गया एक कदम था, प्रतिशोध में नहीं। उन्होंने अपने चाचा की मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक और संभावित हत्या को रोका। लॉर्ड हैरिंगटन आपको और मुझे भी मारने वाले थे, तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे जाने दूं? लेस्ट्रेड ने अविश्वास से पूछा। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी रिपोर्ट को सावधानी से लिखें। आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड हैरिंगटन ने अपनी पिस्तौल निकाली और आगामी संघर्ष में गोली चल गई और उनकी मृत्यु हो गई। मिस ब्यूमोंट, जो सदमे में थी, ने गलती से पिस्तौल उठा ली। यह पूरी तरह से सच नहीं होगा, लेकिन यह न्याय के करीब होगा। लेस्ट्रेड ने कुछ देर सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, होम्स, मैं आपकी सलाह मानूंगा, लेकिन यह मेरे करियर का सबसे अजीब मामला है। लेस्ट्रेड के जाने के बाद मैंने होम्स से पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि मामला वास्तव में समाप्त हो गया है? खजाने का क्या? सूर्य का मंदिर? होम्स ने अपनी पाइप से एक लंबा कश खींचा। नहीं, वॉटसन, मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। खजाना अभी भी बाहर है, और जब तक वो है, तब तक लालच और खतरा बना रहेगा।
हमें उस खजाने को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित करना होगा, इससे पहले कि वह और किसी की जान ले। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? नक्शा तो हमारे पास है, लेकिन भारत एक विशाल देश है। नक्शा केवल एक हिस्सा है, वॉटसन। हमें उस कहानी को समझना होगा जो इस नक्शे के पीछे है। हमें यह जानना होगा कि सर चार्ल्स, लॉर्ड हैरिंगटन, सर जेम्स और मिस्टर ब्लैकमोर ने इस मंदिर के बारे में कैसे जाना। हमें उनके अतीत में झांकना होगा। होम्स ने अगले कुछ दिन भारत में ब्रिटिश सेना के रिकॉर्ड खंगालने में बिताए। उन्होंने उन चारों अधिकारियों की सेवा के इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वे सभी 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत में तैनात थे। वे एक ही रेजिमेंट में थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में एक साथ भाग लिया था। यहां कुछ है, वॉटसन, होम्स ने एक शाम कहा, जब वो एक पुरानी धूल भरी रेजिमेंटल डायरी पढ़ रहे थे। ये डायरी कैप्टन जेम्स एंडरसन की है, जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे। वो लिखते हैं कि उनकी टुकड़ी को एक दूर दराज के गांव में भेजा गया था, जहां विद्रोहियों ने एक पुराने मंदिर में शरण ली थी। होम्स ने पढ़ना जारी रखा। मंदिर प्राचीन और रहस्यमयी था। स्थानीय लोग इसे सूर्य का मंदिर कहते थे और मानते थे कि इसमें देवताओं का खजाना छिपा है। हमने विद्रोहियों को हरा दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान मंदिर का एक हिस्सा ढह गया और प्रवेश द्वार बंद हो गया। मेरे 4 युवा अधिकारी ब्यूमोंट, हैरिंगटन, क्लिफोर्ड और ब्लैकमोर खजाने के विचार से मोहित थे। उन्होंने मंदिर में वापस जाने और खजाने को खोजने की कसम खाई, लेकिन विद्रोह के कारण उन्हें कभी मौका नहीं मिला। तो ये वहां से शुरू हुआ, मैंने कहा। उन्होंने दशकों तक इस रहस्य को अपने सीने में दबाए रखा। हाँ, और जब वे बूढ़े हो गए तो खजाने का लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने इसे खोजने का फैसला किया, लेकिन वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन नक्शा, उन्हें नक्शा कहां से मिला? मुझे लगता है कि नक्शा हमेशा से ही सर चार्ल्स के पास था। शायद कैप्टन एंडरसन ने मरने से पहले उन्हें दिया था। यही कारण है कि बाकी सभी उन्हें खत्म करना चाहते थे। वो खजाने की कुंजी थे। होम्स ने नक्शे को फिर से फैलाया। अब जब हम कहानी जानते हैं, तो हम नक्शे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये गांव, जहां मंदिर स्थित है, मध्य भारत के एक बहुत ही दूरस्थ और पहाड़ी इलाके में है। वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? क्या हम भारत जा रहे हैं? होम्स मुस्कुराए। नहीं, वॉटसन, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम खजाने को यहां लंदन में लाएंगे। क्या? लेकिन कैसे? हम मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट की मदद लेंगे। वो अब अपने चाचा की विशाल संपत्ति की उत्तराधिकारी है। उनके पास संसाधन है। हम उन्हें सुझाव देंगे कि वो भारत सरकार से संपर्क करें और उन्हें मंदिर के बारे में बताएं। वो खजाने पर अपना कोई दावा नहीं करेंगी, बल्कि ये सुनिश्चित करेंगी कि इसे भारत के लोगों के लिए संरक्षित किया जाए। ये एक शानदार विचार था। मिस एलिजाबेथ तुरंत सहमत हो गई। वो अपने चाचा के लालच के कारण हुए विनाश से दुखी थी और वो कुछ अच्छा करके इसका प्रायश्चित करना चाहती थी। भारत सरकार ने इस खबर पर तेजी से कार्रवाई की। एक पुरातात्विक टीम को उस दूरस्थ गांव में भेजा गया। कुछ हफ्तों की खुदाई के बाद उन्होंने सूर्य के मंदिर के प्रवेश द्वार को खोज निकाला और अंदर, जैसा कि किंवदंती में कहा गया था, एक अविश्वसनीय खजाना था। सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और प्राचीन कलाकृतियां जो सदियों से अंधेरे में छिपी हुई थी। खजाने को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया और सूर्य का मंदिर एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल बन गया। मामला अंततः समाप्त हो गया था। रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री ने हमें एक ऐसे सफर पर ले जाया था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक हीरे की चोरी से शुरू हुआ और एक खोए हुए खजाने और मानवीय लालच की एक दुखद कहानी पर समाप्त हुआ। एक शाम, जब हम अपनी चिमनी के पास बैठे थे, मैंने होम्स से पूछा, होम्स,
क्या आपको कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम जो करते हैं उसका कोई मतलब है? हम अपराधों को सुलझाते हैं, लेकिन दुनिया में बुराई कभी खत्म नहीं होती। होम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, वॉटसन, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी छोटी सी दुनिया में तर्क और न्याय का एक छोटा सा दिया जला सकते हैं। और कभी कभी वो छोटा सा दिया ही अंधेरे को दूर रखने के लिए काफी होता है। मैंने उनकी बात पर विचार किया और मुझे एहसास हुआ कि वो सही थे। शर्लक होम्स केवल एक जासूस नहीं थे, वो आशा के प्रतीक थे। एक अनुस्मारक की सबसे गहरी पहेलियों को भी सुलझाया जा सकता है, और सबसे बड़े अंधेरे में भी तर्क का प्रकाश हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। और इस विचार के साथ मैंने अपनी कलम उठाई और एक और मामले का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। एक और कहानी जो मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का प्रमाण थी। हीरे की चोरी, हत्याओं की श्रृंखला और खजाने की खोज की ये कहानी यहीं समाप्त हो सकती थी। लेकिन शर्लक होम्स के दिमाग में एक और परत थी, एक ऐसी परत जो सबसे अधिक तार्किक थी, फिर भी सबसे अधिक अनदेखी की गई थी। कुछ हफ्तों बाद, जब लंदन में जीवन सामान्य हो रहा था, होम्स ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। वो अपनी मेज पर झुके हुए थे। उनके सामने एक छोटा सा उपकरण रखा था जो एक जटिल घड़ी जैसा दिखता था। वॉटसन, उन्होंने कहा, क्या आपको याद है कि डॉक्टर क्रूस ने अल्ट्रासोनिक कंपन का उपयोग करके स्टील को काटा था? हाँ, होम्स, ये सबसे अविश्वसनीय हिस्सा था। अविश्वसनीय, लेकिन अधूरा। मैंने डॉक्टर क्रूस के उपकरण का विश्लेषण किया। यह वास्तव में एक प्रतिभाशाली आविष्कार था जो एक विशेष आवृत्ति पर कंपन उत्पन्न करता था, जो स्टील के आणविक बंधन को कमजोर कर देता था, जिससे वो बिना शोर के कट जाता था। तो इसमें क्या अधूरा था? अधूरा यह था कि डॉक्टर क्रूस ने कभी हीरा चुराया ही नहीं। मैं चौंक गया। क्या? लेकिन हमने उसे पकड़ा और उसने कबूल किया। उसने कबूल किया, हां, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, या अधिक सटीक रूप से वो आधा सच बोल रहा था। वॉटसन, सोचिए, डॉक्टर क्रूस एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि अल्ट्रासोनिक कंपन से स्टील को काटा जा सकता है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते थे कि हीरे को भी अल्ट्रासोनिक कंपन से नुकसान पहुंच सकता है? मुझे नहीं पता, होम्स। हीरा, वॉटसन, कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। अत्यधिक उच्च आवृत्ति के कंपन, विशेष रूप से वो आवृत्ति जो स्टील को काटने के लिए आवश्यक है, हीरे की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म दरारें पैदा कर सकती है, जिससे उसकी चमक और मूल्य कम हो जाता है। तो डॉक्टर क्रूस ने नकली हीरा क्यों चुराया? यहीं पर असली मोड़ आता है, वॉटसन। डॉक्टर क्रूस ने नकली हीरा इसलिए चुराया क्योंकि असली हीरा पहले ही गायब हो चुका था। गायब? लेकिन कब? ट्रेन के डिब्बे में, वॉटसन। असली हीरा कभी ट्रेन के डिब्बे में था ही नहीं। होम्स ने अपनी मेज पर एक पुराना भूरा लिफाफा रखा। यह लिफाफा मुझे सर चार्ल्स ब्यूमोंट के वकील ने दिया था। यह उनकी मृत्यु के बाद खोला जाना था। इसमें एक पत्र है जो सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। होम्स ने पत्र पढ़ा। मेरे प्रिय होम्स, यदि आप ये पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी योजना सफल हो गई है। मैंने अपनी मृत्यु को एक नाटक में बदल दिया ताकि मैं अपने हत्यारे को बेनकाब कर सकूं। लेकिन एक और राज है जो इससे भी गहरा है। नूर-ए-जहां हीरा, जिसे मैंने अपने पियानो में छिपाया था, वो असली नहीं था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिरूप था जिसे मैंने वर्षों पहले बनवाया था। असली हीरा वो टॉवर ऑफ लंदन से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने टॉवर के कीपर को रिश्वत दी थी। हमने हीरे को बदल दिया। नकली हीरा ट्रेन में भेजा गया ताकि मैं अपने हत्यारे को फंसा सकूं और डॉक्टर क्रूस को एक मोहरा बना सकूं। असली नूर-ए-जहां अब भी टॉवर में है, सुरक्षित। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दें। ये राज, वॉटसन,
ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि ये पता चला कि शाही खजाना इतना असुरक्षित था कि एक अधिकारी उसे बदल सकता था, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म होगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हत्यारा लॉर्ड हैरिंगटन इस हीरे को चुराने की योजना बना रहा था। मैंने उसे एक खाली हाथ दिया और उसे एक झूठे खेल में फंसाया। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अलविदा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट। मैं स्तब्ध रह गया। तो पूरी चोरी एक धोखा थी? हीरा कभी खतरे में था ही नहीं? हां, वॉटसन, ये अंतिम मोड़ था। सर चार्ल्स ने न केवल अपने हत्यारे को फंसाया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भी बचाया। उन्होंने एक राष्ट्रीय शर्म को व्यक्तिगत प्रतिशोध के पर्दे के पीछे छिपा दिया। और डॉक्टर क्रूस? डॉक्टर क्रूस को पता था कि वो नकली हीरा चुरा रहा है। वो सर चार्ल्स के साथ साझेदार थे। सर चार्ल्स ने उन्हें पैसे दिए और उन्हें प्रतिशोध का मौका दिया। डॉक्टर क्रूस ने अल्ट्रासोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि चोरी असंभव लगे और पुलिस का ध्यान असली राज से हट जाए। तो असली रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री कौन था? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सर चार्ल्स ब्यूमोंट थे, वॉटसन। वो अपनी मृत्यु के बाद भी पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। उन्होंने तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसा अपराध रचा जो असंभव था, लेकिन जिसका समाधान पूरी तरह से तार्किक था। यह कहानी, जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई थी, एक राष्ट्रीय राज और अंतिम प्रतिशोध की कहानी पर समाप्त हुई। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि शर्लक होम्स का दिमाग कितना असाधारण था, जो सबसे जटिल पहेलियों को भी सुलझा सकता था। मैंने होम्स की ओर देखा, जो अब अपनी पाइप से धुएं के छल्ले बना रहे थे। होम्स, मैंने कहा, क्या आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? हां, वॉटसन। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय के लिए दफन करना पड़ता है, और ये राज, मेरे प्रिय मित्र, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और इस तरह रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का मामला समाप्त हुआ। ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है, और ये भी कि मानवीय भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहानी मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का एक और प्रमाण थी। होम्स के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सर चार्ल्स ने हीरा बदला था, तो उन्होंने ये सब क्यों किया? सिर्फ लॉर्ड हैरिंगटन को फंसाने के लिए? ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक योजना थी, जिसका जोखिम बहुत अधिक था। होम्स, मैंने पूछा, अगर सर चार्ल्स ने नकली हीरा ट्रेन में भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर क्रूस को क्यों शामिल किया? वो अकेले भी ये सब कर सकते थे। होम्स ने अपनी कुर्सी को घुमाया और मेरी ओर देखा। वॉटसन, ये सवाल मनोविज्ञान का है, तर्क का नहीं। सर चार्ल्स एक अकेले व्यक्ति थे, जिन्हें उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। वो अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदलना चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनका प्रतिशोध अकेला न हो। डॉक्टर क्रूस, जो सर चार्ल्स के पूर्व सहयोगी थे और जिन्हें सर चार्ल्स ने धोखा दिया था, वो प्रतिशोध के लिए सबसे सही मोहरा थे। लेकिन डॉक्टर क्रूस को क्या मिला? पैसे, वॉटसन, और प्रतिष्ठा। डॉक्टर क्रूस को पता था कि उनकी अल्ट्रासोनिक तकनीक अविश्वसनीय है, लेकिन उन्हें दुनिया को यह दिखाने का मौका नहीं मिला था। सर चार्ल्स ने उन्हें यह मौका दिया। उन्होंने डॉक्टर क्रूस को चोरी करने दिया ताकि उनकी तकनीक दुनिया के सामने आ सके, और जब वो पकड़े गए तो उन्हें पैसे मिले और प्रतिष्ठा भी। तो डॉक्टर क्रूस अब कहाँ है? वो जेल में है, वॉटसन, लेकिन उनकी सजा कम होगी। मैंने लेस्ट्रेड को बताया है कि डॉक्टर क्रूस ने सहयोग किया है और उन्होंने असली हीरा ढूंढने में मदद की है। और मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट, मिस ब्यूमोंट, वॉटसन एक निर्दोष महिला है जिन्होंने न्याय किया है। मैंने लेस्ट्रेड को सलाह दी है कि वो इस मामले को शांत रखें और मिस ब्यूमोंट को सम्मान के साथ जाने दे। होम्स ने अपनी मेज पर रखे पुराने पत्र को उठाया।
ये पत्र, वॉटसन, सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पूरी योजना का खुलासा किया है। होम्स ने पत्र पढ़ा। मेरे प्रिय होम्स, मैंने अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदल दिया है। मैंने अपने हत्यारे लॉर्ड हैरिंगटन को फंसाया है और मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को भी बचाया है। लेकिन एक और राज है जो इससे भी गहरा है। नूर-ए-जहां हीरा, जिसे मैंने अपने पियानो में छिपाया था, वो असली नहीं था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिरूप था जिसे मैंने वर्षों पहले बनवाया था। असली हीरा वो टॉवर ऑफ लंदन से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने टॉवर के कीपर को रिश्वत दी थी। हमने हीरे को बदल दिया। नकली हीरा ट्रेन में भेजा गया ताकि मैं अपने हत्यारे को फंसा सकूं और डॉक्टर क्रूज को एक मोहरा बना सकूं। असली नूर-ए-जहां अब भी टॉवर में है, सुरक्षित। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दें। ये राज, वॉटसन, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि ये पता चला कि शाही खजाना इतना असुरक्षित था कि एक अधिकारी उसे बदल सकता था, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म होगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हत्यारा लॉर्ड हैरिंगटन इस हीरे को चुराने की योजना बना रहा था। मैंने उसे एक खाली हाथ दिया और उसे एक झूठे खेल में फंसाया। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अलविदा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट। मैंने गहरी सांस ली। ये अविश्वसनीय है, होम्स। ये एक मास्टरपीस है। हाँ, वॉटसन, ये एक मास्टरपीस है और ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। वॉटसन, ये मामला हमें सिखाता है कि तर्क हमेशा भावनाओं से ऊपर होता है। सर चार्ल्स ने अपनी भावनाओं को तर्क के पीछे छिपाया और उन्होंने एक ऐसा अपराध रचा जो असंभव था, लेकिन जिसका समाधान पूरी तरह से तार्किक था। और खजाना? खजाना, वॉटसन, एक लाल हेरिंग था। एक शानदार, ध्यान भटकाने वाला लाल हेरिंग। सर चार्ल्स ने उसे चुराया और डॉक्टर क्रूज को फंसाया ताकि पुलिस और दुनिया का ध्यान असली अपराध से हट जाए। उन्होंने हीरे को अपने पियानो में छिपाया, एक ऐसी जगह जहां वह जानते थे कि मैं उसे अंत तक खोज लूंगा और ये मुझे उनकी असली कहानी तक ले जाएगा। ये कहानी जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई थी, एक राष्ट्रीय राज और अंतिम प्रतिशोध की कहानी पर समाप्त हुई। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि शर्लक होम्स का दिमाग कितना असाधारण था, जो सबसे जटिल पहेलियों को भी सुलझा सकता था। मैंने होम्स की ओर देखा, जो अब अपनी पाइप से धुएं के छल्ले बना रहे थे। होम्स, मैंने कहा, क्या आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? हाँ, वॉटसन। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय के लिए दफन करना पड़ता है, और ये राज, मेरे प्रिय मित्र, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और इस तरह रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का मामला समाप्त हुआ। ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है, और ये भी कि मानवीय भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहानी मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का एक और प्रमाण थी। होम्स ने अपनी बात समाप्त की, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। ये सवाल उस जटिलता से जुड़ा था जिसे सर चार्ल्स ने अपनी योजना में बुना था। होम्स, मैंने कहा, अगर सर चार्ल्स ने नकली हीरा ट्रेन में भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर क्रूज को क्यों शामिल किया? वो अकेले भी ये सब कर सकते थे। होम्स ने अपनी कुर्सी को घुमाया और मेरी ओर देखा। वॉटसन, ये सवाल मनोविज्ञान का है, तर्क का नहीं। सर चार्ल्स एक अकेले व्यक्ति थे जिन्हें उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। वो अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदलना चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनका प्रतिशोध अकेला न हो। डॉक्टर क्रूज, जो सर चार्ल्स के पूर्व सहयोगी थे और जिन्हें सर चार्ल्स ने धोखा दिया था, वो प्रतिशोध के लिए सबसे सही मोहरा थे। लेकिन डॉक्टर क्रूज को क्या मिला?
पैसे, वॉटसन और प्रतिष्ठा। डॉक्टर क्रूज को पता था कि उनकी अल्ट्रासोनिक तकनीक अविश्वसनीय है, लेकिन उन्हें दुनिया को यह दिखाने का मौका नहीं मिला था। सर चार्ल्स ने उन्हें यह मौका दिया। उन्होंने डॉक्टर क्रूज को चोरी करने दिया ताकि उनकी तकनीक दुनिया के सामने आ सके। और जब वो पकड़े गए तो उन्हें पैसे मिले और प्रतिष्ठा भी। तो डॉक्टर क्रूज अब कहाँ है? वो जेल में है, वॉटसन। लेकिन उनकी सजा कम होगी। मैंने लेस्ट्रेड को बताया है कि डॉक्टर क्रूज ने सहयोग किया है और उन्होंने असली हीरा ढूंढने में मदद की है। और मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट, मिस ब्यूमोंट वॉटसन एक निर्दोष महिला है जिन्होंने न्याय किया है। मैंने लेस्ट्रेड को सलाह दी है कि वो इस मामले को शांत रखें और मिस ब्यूमोंट को सम्मान के साथ जाने दें। होम्स ने अपनी मेज पर रखे पुराने पत्र को उठाया। ये पत्र, वॉटसन, सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पूरी योजना का खुलासा किया है। होम्स ने पत्र पढ़ा। मेरे प्रिय होम्स, मैंने अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदल दिया है। मैंने अपने हत्यारे लॉर्ड हैरिंगटन को फंसाया है और मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को भी बचाया है। लेकिन एक और राज है जो इससे भी गहरा है। नूर-ए-जहां हीरा, जिसे मैंने अपने पियानो में छिपाया था, वो असली नहीं था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिरूप था जिसे मैंने वर्षों पहले बनवाया था। असली हीरा वो टॉवर ऑफ लंदन से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने टॉवर के कीपर को रिश्वत दी थी। हमने हीरे को बदल दिया। नकली हीरा ट्रेन में भेजा गया ताकि मैं अपने हत्यारे को फंसा सकूं और डॉक्टर क्रूज को एक मोहरा बना सकूं। असली नूर-ए-जहां अब भी टॉवर में है, सुरक्षित। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दें। ये राज, वॉटसन, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि ये पता चला कि शाही खजाना इतना असुरक्षित था कि एक अधिकारी उसे बदल सकता था, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म होगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हत्यारा लॉर्ड हैरिंगटन इस हीरे को चुराने की योजना बना रहा था। मैंने उसे एक खाली हाथ दिया और उसे एक झूठे खेल में फंसाया। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अलविदा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट। मैंने गहरी सांस ली। ये अविश्वसनीय है, होम्स। ये एक मास्टरपीस है। हाँ, वॉटसन, ये एक मास्टरपीस है और ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। वॉटसन, ये मामला हमें सिखाता है कि तर्क हमेशा भावनाओं से ऊपर होता है। सर चार्ल्स ने अपनी भावनाओं को तर्क के पीछे छिपाया और उन्होंने एक ऐसा अपराध रचा जो असंभव था, लेकिन जिसका समाधान पूरी तरह से तार्किक था। और खजाना? खजाना, वॉटसन, एक लाल हेरिंग था। एक शानदार, ध्यान भटकाने वाला लाल हेरिंग। सर चार्ल्स ने उसे चुराया और डॉक्टर क्रूज को फंसाया ताकि पुलिस और दुनिया का ध्यान असली अपराध से हट जाए। उन्होंने हीरे को अपने पियानो में छिपाया, एक ऐसी जगह जहां वह जानते थे कि मैं उसे अंत तक खोज लूंगा। और ये मुझे उनकी असली कहानी तक ले जाएगा। ये कहानी जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई थी, एक राष्ट्रीय राज और अंतिम प्रतिशोध की कहानी पर समाप्त हुई। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि शर्लक होम्स का दिमाग कितना असाधारण था, जो सबसे जटिल पहेलियों को भी सुलझा सकता था। मैंने होम्स की ओर देखा, जो अब अपनी पाइप से धुएं के छल्ले बना रहे थे। होम्स, मैंने कहा, क्या आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? हाँ, वॉटसन। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय के लिए दफन करना पड़ता है, और ये राज, मेरे प्रिय मित्र, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और इस तरह रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का मामला समाप्त हुआ। ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है, और ये भी कि मानवीय भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहानी मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का एक और प्रमाण थी।
होम्स ने अपनी बात समाप्त की, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। यह सवाल उस जटिलता से जुड़ा था जिसे सर चार्ल्स ने अपनी योजना में बुना था। होम्स, मैंने कहा, अगर सर चार्ल्स ने नकली हीरा ट्रेन में भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर क्रूज को क्यों शामिल किया? वो अकेले भी ये सब कर सकते थे। होम्स ने अपनी कुर्सी को घुमाया और मेरी ओर देखा। वॉटसन, ये सवाल मनोविज्ञान का है, तर्क का नहीं। सर चार्ल्स एक अकेले व्यक्ति थे जिन्हें उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। वो अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदलना चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनका प्रतिशोध अकेला न हो। डॉक्टर क्रूज, जो सर चार्ल्स के पूर्व सहयोगी थे और जिन्हें सर चार्ल्स ने धोखा दिया था, वो प्रतिशोध के लिए सबसे सही मोहरा थे। लेकिन डॉक्टर क्रूज को क्या मिला? पैसे, वॉटसन, और प्रतिष्ठा। डॉक्टर क्रूज को पता था कि उनकी अल्ट्रासोनिक तकनीक अविश्वसनीय है, लेकिन उन्हें दुनिया को यह दिखाने का मौका नहीं मिला था। सर चार्ल्स ने उन्हें यह मौका दिया। उन्होंने डॉक्टर क्रूज को चोरी करने दिया ताकि उनकी तकनीक दुनिया के सामने आ सके, और जब वो पकड़े गए तो उन्हें पैसे मिले और प्रतिष्ठा भी। तो डॉक्टर क्रूज अब कहाँ है? वो जेल में है, वॉटसन, लेकिन उनकी सजा कम होगी। मैंने लेस्ट्रेड को बताया है कि डॉक्टर क्रूज ने सहयोग किया है और उन्होंने असली हीरा ढूंढने में मदद की है। और मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट, मिस ब्यूमोंट, वॉटसन एक निर्दोष महिला है जिन्होंने न्याय किया है। मैंने लेस्ट्रेड को सलाह दी है कि वो इस मामले को शांत रखें और मिस ब्यूमोंट को सम्मान के साथ जाने दे। होम्स ने अपनी मेज पर रखे पुराने पत्र को उठाया। ये पत्र, वॉटसन, सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पूरी योजना का खुलासा किया है। होम्स ने पत्र पढ़ा। मेरे प्रिय होम्स, मैंने अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदल दिया है। मैंने अपने हत्यारे लॉर्ड हैरिंगटन को फंसाया है और मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को भी बचाया है। लेकिन एक और राज है जो इससे भी गहरा है। नूर-ए-जहां हीरा, जिसे मैंने अपने पियानो में छिपाया था, वो असली नहीं था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिरूप था जिसे मैंने वर्षों पहले बनवाया था। असली हीरा वो टॉवर ऑफ लंदन से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने टॉवर के कीपर को रिश्वत दी थी। हमने हीरे को बदल दिया। नकली हीरा ट्रेन में भेजा गया ताकि मैं अपने हत्यारे को फंसा सकूं और डॉक्टर क्रूज को एक मोहरा बना सकूं। असली नूर-ए-जहां अब भी टॉवर में है, सुरक्षित। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दें। ये राज, वॉटसन, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि ये पता चला कि शाही खजाना इतना असुरक्षित था कि एक अधिकारी उसे बदल सकता था, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म होगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हत्यारा लॉर्ड हैरिंगटन इस हीरे को चुराने की योजना बना रहा था। मैंने उसे एक खाली हाथ दिया और उसे एक झूठे खेल में फंसाया। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अलविदा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट। मैंने गहरी सांस ली। ये अविश्वसनीय है, होम्स। ये एक मास्टरपीस है। हाँ, वॉटसन, ये एक मास्टरपीस है और ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। वॉटसन, ये मामला हमें सिखाता है कि तर्क हमेशा भावनाओं से ऊपर होता है। सर चार्ल्स ने अपनी भावनाओं को तर्क के पीछे छिपाया और उन्होंने एक ऐसा अपराध रचा जो असंभव था, लेकिन जिसका समाधान पूरी तरह से तार्किक था। और खजाना? खजाना, वॉटसन, एक लाल हेरिंग था। एक शानदार, ध्यान भटकाने वाला लाल हेरिंग। सर चार्ल्स ने उसे चुराया और डॉक्टर क्रूज को फंसाया ताकि पुलिस और दुनिया का ध्यान असली अपराध से हट जाए। उन्होंने हीरे को अपने पियानो में छिपाया, एक ऐसी जगह जहां वह जानते थे कि मैं उसे अंत तक खोज लूंगा। और ये मुझे उनकी असली कहानी तक ले जाएगा। ये कहानी जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई थी, एक राष्ट्रीय राज
और अंतिम प्रतिशोध की कहानी पर समाप्त हुई। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि शर्लक होम्स का दिमाग कितना असाधारण था, जो सबसे जटिल पहेलियों को भी सुलझा सकता था। मैंने होम्स की ओर देखा, जो अब अपनी पाइप से धुएं के छल्ले बना रहे थे। होम्स, मैंने कहा, क्या आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? हाँ, वॉटसन। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय के लिए दफन करना पड़ता है, और ये राज मेरे प्रिय मित्र ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और इस तरह रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का मामला समाप्त हुआ। ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है, और ये भी कि मानवीय भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहानी मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का एक और प्रमाण थी। होम्स ने अपनी बात समाप्त की, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। ये सवाल उस जटिलता से जुड़ा था जिसे सर चार्ल्स ने अपनी योजना में बुना था। होम्स, मैंने कहा, अगर सर चार्ल्स ने नकली हीरा ट्रेन में भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर क्रूज को क्यों शामिल किया? वो अकेले भी ये सब कर सकते थे। होम्स ने अपनी कुर्सी को घुमाया और मेरी ओर देखा। वॉटसन, ये सवाल मनोविज्ञान का है, तर्क का नहीं। सर चार्ल्स एक अकेले व्यक्ति थे जिन्हें उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। वो अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदलना चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनका प्रतिशोध अकेला न हो। डॉक्टर क्रूज, जो सर चार्ल्स के पूर्व सहयोगी थे और जिन्हें सर चार्ल्स ने धोखा दिया था, वो प्रतिशोध के लिए सबसे सही मोहरा थे। लेकिन डॉक्टर क्रूज को क्या मिला? पैसे, वॉटसन, और प्रतिष्ठा। डॉक्टर क्रूज को पता था कि उनकी अल्ट्रासोनिक तकनीक अविश्वसनीय है, लेकिन उन्हें दुनिया को यह दिखाने का मौका नहीं मिला था। सर चार्ल्स ने उन्हें यह मौका दिया। उन्होंने डॉक्टर क्रूज को चोरी करने दिया ताकि उनकी तकनीक दुनिया के सामने आ सके, और जब वो पकड़े गए तो उन्हें पैसे मिले और प्रतिष्ठा भी। तो डॉक्टर क्रूज अब कहाँ है? वो जेल में है, वॉटसन, लेकिन उनकी सजा कम होगी। मैंने लेस्ट्रेड को बताया है कि डॉक्टर क्रूज ने सहयोग किया है और उन्होंने असली हीरा ढूंढने में मदद की है। और मिस एलिजाबेथ ब्यूमोंट, मिस ब्यूमोंट, वॉटसन एक निर्दोष महिला है जिन्होंने न्याय किया है। मैंने लेस्ट्रेड को सलाह दी है कि वो इस मामले को शांत रखें और मिस ब्यूमोंट को सम्मान के साथ जाने दे। होम्स ने अपनी मेज पर रखे पुराने पत्र को उठाया। ये पत्र, वॉटसन, सर चार्ल्स ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पूरी योजना का खुलासा किया है। होम्स ने पत्र पढ़ा। मेरे प्रिय होम्स, मैंने अपनी मृत्यु को एक अंतिम प्रतिशोध में बदल दिया है। मैंने अपने हत्यारे लॉर्ड हैरिंगटन को फंसाया है और मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को भी बचाया है। लेकिन एक और राज है जो इससे भी गहरा है। नूर-ए-जहां हीरा, जिसे मैंने अपने पियानो में छिपाया था, वो असली नहीं था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिरूप था जिसे मैंने वर्षों पहले बनवाया था। असली हीरा वो टॉवर ऑफ लंदन से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने टॉवर के कीपर को रिश्वत दी थी। हमने हीरे को बदल दिया। नकली हीरा ट्रेन में भेजा गया ताकि मैं अपने हत्यारे को फंसा सकूं और डॉक्टर क्रूज को एक मोहरा बना सकूं। असली नूर-ए-जहां अब भी टॉवर में है, सुरक्षित। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दें। यह राज, वॉटसन, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि यह पता चला कि शाही खजाना इतना असुरक्षित था कि एक अधिकारी उसे बदल सकता था, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म होगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हत्यारा लॉर्ड हैरिंगटन इस हीरे को चुराने की योजना बना रहा था। मैंने उसे एक खाली हाथ दिया और उसे एक झूठे खेल में फंसाया। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अलविदा, सर चार्ल्स ब्यूमोंट। मैंने गहरी सांस ली। ये अविश्वसनीय है, होम्स। ये एक मास्टरपीस है। हाँ, वॉटसन, ये एक मास्टरपीस है, और ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा राज
हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। वॉटसन, ये मामला हमें सिखाता है कि तर्क हमेशा भावनाओं से ऊपर होता है। सर चार्ल्स ने अपनी भावनाओं को तर्क के पीछे छिपाया और उन्होंने एक ऐसा अपराध रचा जो असंभव था, लेकिन जिसका समाधान पूरी तरह से तार्किक था। और खजाना? खजाना, वॉटसन, एक लाल हेरिंग था। एक शानदार, ध्यान भटकाने वाला लाल हेरिंग। सर चार्ल्स ने उसे चुराया और डॉक्टर क्रूज को फंसाया ताकि पुलिस और दुनिया का ध्यान असली अपराध से हट जाए। उन्होंने हीरे को अपने पियानो में छिपाया, एक ऐसी जगह जहां वह जानते थे कि मैं उसे अंत तक खोज लूंगा और ये मुझे उनकी असली कहानी तक ले जाएगा। ये कहानी जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई थी, एक राष्ट्रीय राज और अंतिम प्रतिशोध की कहानी पर समाप्त हुई। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि शर्लक होम्स का दिमाग कितना असाधारण था, जो सबसे जटिल पहेलियों को भी सुलझा सकता था। मैंने होम्स की ओर देखा, जो अब अपनी पाइप से धुएं के छल्ले बना रहे थे। होम्स, मैंने कहा, क्या आप इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? हाँ, वॉटसन, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय के लिए दफन करना पड़ता है, और ये राज मेरे प्रिय मित्र ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और इस तरह रेलगाड़ी का अदृश्य यात्री का मामला समाप्त हुआ। ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा राज हमेशा सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है, और ये भी कि मानवीय भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहानी मेरे असाधारण दोस्त शर्लक होम्स की प्रतिभा और मानवता का एक और प्रमाण थी।